नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक दमदार सेशन देखने वाले हैं। साथियों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहने वाला है। और यदि आपने पिछले 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी देखिएगा। जो एग्जाम है यूपी पुलिस है उसके सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो पिछले 8 पार्ट में भी करवाए गए हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करेंगे और कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। लिखा है उद्यमी, महिला और परोपकारी। उद्यमी, महिला और परोपकारी में बताना है। यहाँ पर आपको बेन आरेख का क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा सही बेन आरेख बनेगा। इसके अतिरिक्त प्यारे साथियों, हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपकी एक लेटर सीरीज दे रखी है, यानी कि अक्षर श्रृंखला दे रखी है। और इस अक्षर श्रृंखला का जो अंतिम पद होगा वो कौन सा पद होगा जो क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगा। तो इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, इसको आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखो दोस्तों, एक जानकारी ले लीजिए। यदि आप इस क्लास के अनसॉल्व्ड पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इस क्लास के अनसॉल्व्ड पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम पर आपको डेली के बेसिस पर क्या होता है कि जो पीडीएफ होता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है दोस्तों, नियमित अगर आकस्मिक से संबंधित है तो वास्तविक किससे संबंधित होगा। यानी कि वास्तविक, ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखो, ये एक सादृश्यता का क्वेश्चन है और सादृश्यता के आपके लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी की दृष्टि से हम यहाँ पर 4 से 5 प्रश्नों को देखेंगे। पहले नंबर में क्वेश्चन, नियमित आकस्मिक से संबंधित है तो वास्तविकता का संबंध किससे होगा। देखो पहले दोस्तों, जो नियमित होता है इसका जो जस्ट अपोजिट होता है, नियमित का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि कह सकते हैं सर विलोम। कह सकते हैं क्या, विलोम। तो जो नियमित का विलोम होता है वो आकस्मिक होता है। उसी प्रकार प्यारे दोस्तों, आपको समझना है वास्तविक के विलोम के बारे में। वास्तविक के विलोम को जब आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है, वास्तविक के विलोम को जब आप अच्छे से समझेंगे तो यहां पर सर बताएंगे जो वास्तविक होता है, ठीक है, यानी कि हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला वास्तविक होता है। लेकिन जब किसी की हम कल्पना करते हैं तो वो वास्तविक का विलोम हो जाता है कल्पित। क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों, कल्पित इसका विलोम हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे। तो यह प्रश्न आपसे हिंदी में भी पूछा जा सकता है कि वास्तविक का विलोम क्या होगा। तो आप बता सकते हैं कि कल्पित इस प्रश्न का सही उत्तर है। और कल्पित को आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किसका, सादृश्यता का। कह रहा है दोस्तों, क्रॉकरी। क्रॉकरी अगर कब से संबंधित है तो परिधान किससे संबंधित हो जाएगा। देखो, अगर हम बात करते हैं क्रॉकरी की, अब बहुत सारे स्टूडेंटों को अभी नहीं पता होगा कि क्रॉकरी क्या होता है। देखो, जिसमें जो आपका नाश्ते का सामान आप ले जाते हैं, जब कोई रिश्तेदार आपके घर पे आता है तो नाश्ते के सामान में आप कप ले जाते हैं। ठीक है, कप ले जाते हैं, उसके अतिरिक्त प्लेट ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, प्लेट ले जाते हैं। उसके अतिरिक्त चम्मच लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं आप लोग, सर चम्मच लेके जाते हैं। तो ये सारी की सारी ये जो चीजें हैं, नाश्ते के सामान में यूज होने वाले बर्तन जो होते हैं वो क्रॉकरी कहलाते हैं। ठीक है, क्रॉकरी कहलाते हैं। और क्रॉकरी के अंतर्गत ही प्यारे दोस्तों हमारा क्या आता है, तो आप कहेंगे सर कप आता है। देखो ये दे रखा है कप, ये, ठीक है। तो क्रॉकरी के अंतर्गत आपका कप आता है। तो परिधान के अंतर्गत क्या होगा। अब सर परिधान की जब बात करते हैं तो परिधान हमने हिंदी में पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा सर याद आ रहा है। सर परिधान पढ़ा था, ये होता क्या है, ये होता है प्यारे दोस्तों एक प्रकार का वस्त्र। क्या होता है, परिधान को क्या कहते हैं, हिंदी में वस्त्र को परिधान कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो परिधान के अंतर्गत आपका ना तो चूहा क्या एक कपड़ा है, आप कहेंगे नहीं है। दुकानदार एक कपड़ा नहीं है और दुकान भी एक कपड़ा नहीं है। लेकिन जब हम ट्राउजर को देखते हैं, यानी विकल्प नंबर 4 को देखते हैं, तो ट्राउजर एक प्रकार का पैंट होता है जो वस्त्र के अंतर्गत आता है। तो परिधान के अंतर्गत आपका वस्त्र यानी ट्राउजर आ जाएगा और क्रॉकरी के अंतर्गत आपका कप आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो 4 नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका संख्या सादृश्यता से संबंधित है। कह रहे 19 का संबंध प्यारे दोस्तों 400 से है।
तो 24 का संबंध किससे होगा। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आता है, आपके सामने एक छोटा सा नंबर है, उसके बाद एक बहुत बड़ा नंबर, फिर एक छोटा नंबर, फिर ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो सारे के सारे बड़े बड़े नंबर। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको या तो इसका स्क्वायर करना है या तो क्यूब करना है। तो आप देखेंगे 19 का स्क्वायर होता है सर कितना, आप कहेंगे सर 361 होता है। ठीक है, 361 ही तो होता है, 361 होता है। अब 24 का स्क्वायर देखेंगे तो सर ये हमने सुना था कि सर 576 होता है, तो 576 ऑप्शन में नहीं है, और देखो 361 भी तो ये नहीं दे रखा है। लेकिन जब आप यहां पर देखेंगे, अगर इस 19 में आप कर देंगे +1, पहले दोस्तों 19 में +1 करेंगे तो 20 आएगा, और इस 20 का जो स्क्वायर बनेगा वो 400 बन जाएगा। क्या बनेगा, इस 20 का स्क्वायर 400 बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 24 में +1 कर देंगे तो सर हमारा 25 यानी 25 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 कितना होता है सर, 25 का स्क्वायर हमने कल ही बताया था आपको 625 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका समुच्चय से संबंधित है। कह रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। कहने का मतलब है यहां पर एक समुच्चय दे रखा है, प्रश्न समुच्चय, और प्रश्न समुच्चय की बात करते हैं तो देखो ये देख दिया गया है, ये प्रश्न समुच्चय दिया गया है, इसके अनुसार जो संख्याएं संबंधित होंगी वही हमारी विकल्प की जो संख्याएं होंगी उन्हीं को सेम प्रश्न के अनुसार संबंधित बताना है। तो देखो इसका सीधा लॉजिक की बात करते हैं। आपको क्या करना है, पहले 25 दे रखा है, फिर 49 दे रखा है, तो आपको 25 और +49 कर लेना है। सर 25 + 49 करेंगे तो 9 5 14 4 2 6 1 7 कितना आ जाएगा, 74 आएगा। और 74 में अगर 2 से भाग लगा देंगे, पहले दो संख्याओं के ऐड करके 2 से भाग लगा देंगे तो सर अगली तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी 37। 37 का डबल ही तो होता है 74। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। उसी प्रकार देखो विकल्प नंबर यहां पर हम एक की बात करते हैं, 14 12 26 होता है, और 26 में 2 से भाग लगाएंगे तो 13 आना चाहिए, यहां पर 8 दे रखा है, विकल्प नंबर 1 गलत है। 64 और 16 जोड़ेंगे 80 होता है, 80 में 2 से भाग लगाएंगे सर कितना होना चाहिए 40, देखो यहाँ पर 78 दे रखा है, तो ये विकल्प नंबर 2 गलत है। 26 और 64 जोड़ेंगे, 26 और 64 होता है 90, और 90 में सर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होना चाहिए 45, देखो यहाँ पर 120 है, तो ये गलत है। अब विकल्प नंबर 4 को देखेंगे, 6 + 4 करेंगे, 6 + 4 करेंगे सर 10 आएगा, और 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो 5, यानी कि तीसरी संख्या इसकी 5 ये दे रखी है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो हम कहेंगे सर जो इसका सही उत्तर बनेगा वो हमारा विकल्प नंबर 4 बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ये एक सादृश्यता का एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने आपसे कहा था कि हम 4 से 5 प्रश्न सादृश्यता के कवर करेंगे, तो आपका 5वां नंबर प्रश्न है। कह रहा है दोस्तों उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कहने का मतलब जो दूसरा शब्द क्लर्क दे रखा है वो अगर कार्यालय से संबंधित है तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो स्थल से संबंधित होगा। तो प्यारे दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पर इसके लॉजिक की, तो लॉजिक इंपॉर्टेंट है, और ये आपका एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन था, इसको याद रखेंगे। तो मैंने सोचा इसके आने की संभावना है, ठीक है, इसके आने की संभावना है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो सर इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक को समझाइए। देखो लॉजिक समझेंगे तो जो क्लर्क होता है, जो क्लर्क होता है प्यारे दोस्तों इसको याद रखेंगे, क्लर्क का जो ऑफिस होता है, क्लर्क का जो कार्य स्थल होता है वो क्या होता है, कार्यालय होता है। क्या होता है, क्लर्क का प्यारे दोस्तों कार्य स्थल क्या होता है, कार्यालय होता है। उसी प्रकार यहां पर जो स्थल है, स्थल ऐसा कौन सा है, यानी कि देखो यहां पर कौन से ऑप्शन को देखें, यानी कि जो हमारा यहां पर स्थल है इस तरह से आ जाए उसके लिए सटीक बने, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका कार्यालय स्थल है। तो नौकर का कार्यालय स्थल है, आप कहेंगे नहीं है, नौकर हमने देखा है सर आपका कहीं कहीं आपके किसी कॉलोनी में काम करता है, ठीक है, उसके अतिरिक्त कहीं किसी कंपनी में भी कार्य कर सकता है। दुकानदार की बात करेंगे, दुकानदार के लिए स्पेशल एक जगह होती है। अध्यापक की बात करेंगे तो स्कूल इसका कार्यालय होता है। लेकिन जब प्यारे दोस्तों इंजीनियर की बात करते हैं तो ये खुले एरिया में, यानी कि जब वो कोई कार्य कर रहा होगा तो इंजीनियर खुले एरिया में क्या कर रहा हो, स्थल पर कार्य करता है। ठीक है, तो एक बार फिर से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, एक बार फिर से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, तो स्थल का जो संबंध बनेगा वो इंजीनियर से बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कुछ समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उस आधार पर हल ना किए गए समीकरणों का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखो उस आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करो। ये आपका समीकरण हल नहीं किया गया है, 11*7 का मतलब बताना है। देखो लिखा है प्यारे दोस्तों 9*8, क्या लिखा है, इसको देखेंगे आप लोग 9*8। ठीक है, 9*8 को क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे सर 63। लेकिन इसका लॉजिक क्या है, सीधे लॉजिक की क्यों ना बात कर लें।
तो आपको एक बात समझनी है सर, इसमें एक बात समझनी है, 9 स्टार 8 63 कैसे लिखा गया है। यदि मैं प्यारे दोस्तों 8 के स्थान पर 7 कर दूं, यहां पर जो 9 स्टार 8 है, 8 के स्थान पर 7 कर दूं, यानी 8 में से 1 घटा दूं, सेकंड वाली संख्या में से 1 घटा दूं और पहली वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर दूं। सेकंड वाली संख्या यानी 8 में से 1 घटा दूं और पहली वाली संख्या 9 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 7 में से 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा और 9 7 63। देखो आ गया लॉजिक। उसी प्रकार बात करते हैं यहां पर लिखा है 7 स्टार 8, तो पहली वाली संख्या और सेकंड वाली संख्या में से 1 घटा के गुणा करना है। पहली वाली संख्या का सेकंड संख्या में से 1 घटा के गुणा करना है, तो 7 का 7 में गुणा 49 होता है। इसी प्रकार अब आगे बात करेंगे तो देखो यहां पर क्या लिखा है, 5 पहली वाली संख्या स्टार दूसरी वाली संख्या में 6 है, 1 घटा के 5 करेंगे गुणा, तो सर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 पंजा 25, ठीक है, 5 पंचे 25। आगे देखेंगे 11, पहली संख्या है 11, दूसरी संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या में 1 घटा देंगे 6 आ जाएगा और 11 का गुणा 6 में करेंगे तो 66 आएगा। क्या आएगा पहले दोस्तों, 66 आएगा। देखो 66 अब की बार ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या है, 3 इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से किसी में 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है, तो असमान शब्द का चयन करो। देखो लिखा है बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी और मेटिस। तो प्यारे दोस्तों क्या है, बृहस्पति, मंगल और पृथ्वी ये तीनों के तीनों एक ग्रह हैं, यानी कि हम बात करेंगे विकल्प नंबर 1 की, ये क्या है, ये आपका ग्रह है, ठीक है। उसी प्रकार बात करेंगे विकल्प नंबर 2 की, तो ये भी आपका क्या है, ग्रह है। उसी प्रकार बात करेंगे विकल्प नंबर 3 की, तो ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का ग्रह है। लेकिन प्यारे दोस्तों जब मेटिस की बात करते हैं तो मेटिस नाम का हमने कहीं भी कोई ग्रह नहीं सुना है, मेटिस नाम का कभी कोई ग्रह नहीं सुना है, तो यही इसका विषम हो जाएगा। तो पूछा है हमसे विषम, विषम क्या है, आप बताएंगे सर मेटिस है। क्या है विषम, मेटिस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और कोडिंग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कैसा है, कोडिंग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसको हम बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। देखो ए आगे है और बी पीछे है, आप क्या कहेंगे सर, ए आगे है बी पीछे है, तो आगे वाला ए पीछे वाले बी का क्या है, माफी चाहेंगे बहन लिखा है, पिता नहीं लिखा है, बहन लिखा है। तो आगे वाला ए पीछे वाले बी की क्या है, बहन है। फिर कहा ए क्रॉस बी, ए बी का पति है, तो मतलब आगे वाला जो ए है वो पीछे वाले का क्या है, आप कहेंगे पति है। उसी प्रकार ए आपका डिवाइड यानी कि भाग बी, तो कहेंगे ए आगे वाला क्या है, पीछे वाले बी का बेटा है। तो इस तरह के सारे लॉजिक के अनुसार इस समीकरण को हमको सॉल्व करना है। ये जो y मल्टीप्लाई m माइनस टी माइनस जेड डिवाइड l इंटू यू दे रखा है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्यों ना हम इसको जल्दी से सॉल्व करें। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले इसको आपको समझना होगा। पहली वाली लाइन में कहा है, पहली वाली ये लिखा है y क्रॉस m यानी कि y मल्टीप्लाई m, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है a मल्टीप्लाई b यानी कि आगे वाला पीछे वाले का पति है। तो y और m में आगे वाला कौन है, आप कहेंगे सर y, ये जो y है ये आगे वाला है और यही पति है प्यारे दोस्तों। यही पति किसका है, तो आप कहेंगे पीछे वाले किसका, m का। पीछे वाले m का पति है तो m पत्नी बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो y पति m पत्नी। अब देखते हैं यहाँ पर किससे, m और t से। m और t से देखेंगे तो लिखा है माइनस m माइनस टी, तो क्या हो जाएगा, आगे वाली बहन है, मतलब m बहन है पीछे वाले किसकी, टी की। इस बात को याद रखेंगे। फिर से प्यारे दोस्तों क्या आया है, माइनस आया है। देखो यहाँ पर टी जेड में फिर से माइनस आया है, तो आप कहेंगे आगे वाली बहन है किसकी, पीछे वाले जेड की, ठीक है, पीछे वाले जेड की। अब इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको, जेड डिवाइड एल यानी कि जेड भाग एल, तो देखो ए भाग बी दे रखा है, आगे वाला क्या है, पीछे वाले का बेटा है। तो आगे वाला कौन यहाँ पर दे रखा है, जेड, जेड बेटा है किसका, पीछे वाले प्यारे दोस्तों एल का। प्यारे दोस्तों पीछे वाले एल का बेटा है जेड, इस बात को याद रखेंगे। आगे कहा है एल क्रॉस यू यानी कि एल मल्टीप्लाई यू, तो आप कहेंगे एल आगे आया है यू पीछे आया है, और यहां पर लिखा है आगे वाला ए पीछे वाले का पति है, तो एल पति बन जाएगा प्यारे दोस्तों किसका, पीछे वाले आपके यू का। इस बात को याद रखेंगे। तो यू पत्नी हो जाएगी, ठीक है, यू पत्नी हो जाएगी। अब प्रश्न में हमसे क्या कहा है, तो यू का वाई से क्या संबंध है, तो यू का वाई से क्या संबंध है, देखो से किसके साथ लगा है, आप कहेंगे सर वाई के साथ लगा है। तो वाई ये रहा, वाई क्या कहेगा, वाई कहेगा मेरी पत्नी के ये भाई बहन और मेरी पत्नी की ये माँ, ठीक है। तो क्या कहेगा, पत्नी की माँ को कोई व्यक्ति क्या कहता है, सासू माँ कहता है। पत्नी की माँ को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, सासू माँ कहा जाता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है एक परिवार में 7 सदस्य हैं, बी सी डी ई एफ जी और एच। कह रहा है एच डी की इकलौती बहू है। एच जो है वो प्यारे दोस्तों डी की इकलौती बहू है। ई सी की बहन है। सी उस एफ का इकलौता पुत्र है जो कि डी की पत्नी है। ठीक है, इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। शायद ऐसा क्वेश्चन हमने आपको एक कल करवाया था, लेकिन वहां पर लेटर अलग थे। ठीक है, तो कहा है 7 सदस्य हैं, एच जो है वो डी की इकलौती बहू है। एच जो है वो डी की इकलौती बहू है। अगर मैं डी को यहां पर रख देता हूं, अगर मैं प्यारे दोस्तों डी को यहां पर रख देता हूं, और डी का हमें जेंडर पता नहीं है, लेकिन ये कहा है जो एच है वो इकलौती बहू किसकी है? आप कहेंगे सर डी की इकलौती बहू है। तो डी की इकलौती बहू कैसे बनेगी? जब इसका एक लड़का यहां पर आएगा, डी का एक लड़का आएगा, और इस लड़के की प्यारे दोस्तों क्या करवानी पड़ेगी? आप कहेंगे सर शादी करवा दो, जल्दी जल्दी से शादी करवा दो, तभी तो एच इसकी बहू बन पाएगी। शादी करवाएंगे तभी तो डी की बहू बन पाएगी एच। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, एच को माइनस लगा देंगे क्योंकि ये बहू बन गई। आगे कह रहा है ई सी की बहन है। ई जो है वो सी की बहन है। इस लाइन को अभी छोड़ देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। आगे कहा है सी उस एफ का इकलौता पुत्र है। क्या कहा है? सी उस एफ का इकलौता पुत्र है जो डी की पत्नी है। सॉरी, जो कि डी की पत्नी है। हाँ, यहां पर क्या कहा है? सी उस एफ का इकलौता पुत्र है जो कि डी की पत्नी है। तो पहले दोस्तों डी की पत्नी हमें कौन मिली? जो का मतलब होता है जस्ट आगे आने वाला। देखो जस्ट आगे कौन आया? एफ। तो आप कहेंगे डी की पत्नी कौन है? एफ है। तो डी की भी शादी करवा दो। यहां पर डी की शादी करवाएंगे किससे? एफ से। एफ पत्नी हो जाएगी, डी पति हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब फिर से कलर चेंज करते हैं। अब देखो क्या लिखा है, सी उस एफ का इकलौता पुत्र है। तो इकलौता पुत्र एफ का ये सी बन जाएगा ना, ये सी बन जाएगा एफ का इकलौता पुत्र। गौर से समझो, और सी की पत्नी हो जाएगी एच। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हमसे पीछे लाइन में कहा था ई सी की बहन है। ई कौन है प्यारे दोस्तों? आप कहेंगे सी की बहन है। तो ई को मैं सी की यहां पर बहन बना दूं, कोई दिक्कत है? ई को मैं सी की बहन बना दूं, कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। आगे का जो डी की पत्नी है ये बात छोड़ देते हैं। आगे का एच के 2 पुत्र हैं। एच के कितने पुत्र हैं? सर प्रश्न में कहा है 2 पुत्र हैं, तो एच के 2 पुत्र बना देते हैं, एक यहां पर एक यहां पर। कौन कौन? बी और जी। तो बी एक पुत्र है, प्लस लगाएंगे। जी एक पुत्र है, तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों के दोनों पुत्र आ गए। अब प्रश्न में कहा है जी का एफ से क्या संबंध है? जी कहां पर है? जी कहां पर है? तो आप कहेंगे सर जी ये रहा, ये पुत्र है एच का। लेकिन हमसे प्रश्न पूछा है जी का एफ से लगा है इसके साथ, तो एफ क्या कहेगा? एफ एफ जो एक महिला है जो कहेगी ये मेरा पुत्र और मेरे पुत्र का पुत्र, यानी कि आपकी दादी के आप क्या लगेंगे? आप कहेंगे सर पोता लगेंगे। दादी के आप क्या लगेंगे? पोता लगेंगे, यानी कि आप क्या लग जाएंगे? पुत्र के पुत्र पोता होता है, जबकि पुत्री का पुत्र नातिन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। पुत्री का, अगर आपकी पुत्री का पुत्र है तो वो आपका नाती होगा, यदि आपके पुत्र का पुत्र है तो वो आपका पोता होगा। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है 199, 96, 91, 84, 75, 64 तो डैश, यानी कि लास्ट वाला पद क्या होगा? नीचे दी गई प्रश्न श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये बताना है। तो दोस्तों अगर क्यों ना हम यहाँ पर देखो, एक कुछ क्रम में यहाँ पर नंबर घट रहे हैं, कुछ क्रम में, निश्चित क्रम में नंबर घट रहे हैं, तो क्यों ना इनका लॉजिक बना लेते हैं। इनका हम लॉजिक बना लेते हैं। 100 में से अगर 1 घटा दें, 100 में से 1 घटा दें 99, 99 में से अगर 3 घटा दें 96, और 96 में से अगर प्यारे दोस्तों 5 घटा दें तो 91, 91 में से यदि प्यारे दोस्तों 7 घटा दें तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 84, और 84 में से अगर हम 9 घटा दें, 84 में से 9 घटा दें 75, और 75 में से प्यारे दोस्तों 11 घटा दें तो कितना? 64, और 64 में से अगला वाला नंबर 13 घटाएंगे, क्योंकि ये एक अल्टरनेट सीरीज चल रही थी ऑड नंबर की, ऑड नंबर की सीरीज चल रही थी। 64 में से 13 घटाएंगे तो सर हमारा 51 आएगा। क्या आएगा? रिक्त स्थान पर 51 आएगा। देखो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उद्यमी महिला और परोपकारी, उद्यमी महिला और परोपकारी के बीच बताओ सही बेन आरेख क्या होगा। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले एक उद्यमी की, सबसे पहले मैं बात करता हूं एक उद्यमी की। इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न पर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक उद्यमी को रखूंगा। आगे क्या है? महिला। तो आपने देखा होगा कई महिलाएं उद्यमी होती हैं। हमने ऐसा प्रश्न आपको एक जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे अपने रीजनिंग के उसमें करवाया था। तो कई महिलाएं उद्यमी होती हैं, जैसे कि आप सुधा मूर्ति का नाम समझते होंगे, जैसे कि आप नीता अंबानी का नाम समझते होंगे। ये क्या है? उद्योगपति हैं, यानी कि उद्यमी हैं। तो महिलाएं आपकी कुछ इतनी इतनी सी क्या हो जाएंगी? इतनी इतनी सी महिलाएं क्या हो जाएंगी? आप कहेंगे सर यहाँ पर महिला रख देंगे,
ये इतनी इतनी सी महिला क्या हो जाएंगी, उद्यमी हो जाएंगी। उसी प्रकार आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, आगे हम बात करेंगे परोपकारी के बारे में। तो कई महिलाओं के नाम सुने होंगे आपने परोपकार में, तो परोपकारी यहाँ पर आ जाएंगे। कई महिलाएं, आपको कई उदाहरण दे सकते हैं परोपकारी के लिए जो महिलाएं हैं, जैसे कि नीता अंबानी को देख सकते हैं। नीता अंबानी एक उद्यमी भी है और एक परोपकारी है, क्योंकि वो लड़कियों के लिए क्या कर रही है, क्रिकेट के लिए व्यवस्था कर रही है। मुंबई की जितनी लड़कियां हैं जो उस क्षेत्र में जाना चाहती हैं, जिस क्षेत्र में जो गरीब बच्चियां हैं, उनके लिए क्या कर रही है, परोपकार का कार्य कर रही है, यानी कि उनको शिक्षा दिलाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा उद्यमी, महिला और परोपकारी, यानी कि तीनों के तीनों जो आरेख होंगे वो क्रॉस पैटर्न में होंगे। ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से एक जैसे हैं, वो एक अलग है, उस अलग का चयन कीजिए। तो देखो, अगर इस प्रश्न में देखेंगे बैग को, सूटकेस को और पर्स को और कालीन को, तो बताओ ये क्या, इसमें विषम क्या होगा। देखो, बैग की बात करते हैं, बैग की बात करते हैं, सूटकेस की बात करते हैं और पर्स की बात करते हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये आपके कपड़ा रखने के स्थान है। क्या है, आप याद रखेंगे, कपड़ा। जो हमारा प्यारे दोस्तों कपड़ा होता है, कपड़े को हम बैग में रख सकते हैं, कपड़े को हम सूटकेस में रख सकते हैं, कपड़े को हम पर्स में भी रख सकते हैं। जो महिलाओं के पर्स आते हैं, जो आपने कंधे में टंगे हुए देखे होंगे, वहां पर जो अपनी माताएं बहनें होती हैं वो क्या करती हैं, अपने वो तौलिया वगैरह, पर्स वगैरह ये रख लेती हैं उसमें, यानी कि पर्स में कपड़ा भी आ जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों जब आप कालीन को देखते हैं, जब आप कालीन को देखते हैं तो आपने अलादीन नाम का एक नाटक सुना होगा। अलादीन नामक नाटक सुना है, तो उसमें जो कालीन होता है वो एक वस्त्र होता है, यानी कि एक कंबल। कालीन को क्या कह सकते हैं, एक कंबल कह सकते हैं। हालांकि अलादीन का जादुई कंबल था, लेकिन यहां पर कालीन की बात हो रही, तो ये कंबल हो जाएगा। ये कंबल रखने के तीनों क्या हो जाएंगे, स्थान हो जाएंगे। तो विषम कालीन हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में कलम का अर्थ कागज है, कागज का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ कंबल है। ठीक है, पीला का अर्थ कंबल है, कंबल का अर्थ कमीज है, कमीज का अर्थ पेंसिल है। हम कहाँ लिखते हैं, तो बताओ हम कहाँ पर लिखते हैं, कहाँ पर लिखते हैं। तो आप कहेंगे हम लिखते तो कागज पर हैं सर। कहाँ पर लिखते हैं, कागज पर लिखते हैं। बेसिकली जो हमारी दैनिक जीवन होता है उसमें हम लिखाई कहाँ पर करते हैं, कागज पर करते हैं। देखो, हमारी कॉपियां जो होती हैं, कॉपियों में कागज होता है और कागज पर ही हम क्या करते हैं, लिखते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में कागज का अर्थ क्या बताया है, पीला। तो क्वेश्चन के अनुसार प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर पीला बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है पीला, पीला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लिखते तो बेसिकली हम कागज पर हैं, लेकिन प्रश्न में कागज को क्या कहा है, पीला कहा है। तो पीला कहा है तो पीला सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विनायक और उसके पिता की वर्तमान आयु का योग 50 है। यानी कि प्यारे दोस्तों जो विनायक है और उसका जो फादर है, इसकी जो आयु है, इनकी दोनों की ऐड करते हैं तो कितनी आती है, 50 आती है। आगे कह रहा है अब से 5 वर्ष बाद विनायक और उनकी आयु की विनायक की आयु उसके पिता की आयु का 5वां हिस्सा हो जाएगी। विनायक की वर्तमान में आयु कितनी है, तो आप बता सकते हैं। आप बताओ विनायक की आयु वर्तमान में कितनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर अगर हम ऑप्शन से करेंगे, दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 50 है। वर्तमान आयु दोनों का योग कितना है, 50 है। तो विनायक को मैं अगर एक तरफ रखता हूं, एक तरफ पिताजी को रखता हूं, तो अगर मैं कहूं कि विनायक सर पहला ऑप्शन 15 का है, विनायक 15 का है, दोनों का योग 50 है, तो पिता कितने के हैं, 35 के हैं। क्वेश्चन में कहा है अब से 5 वर्ष बाद विनायक की आयु पिता की आयु का 5वां हिस्सा होगी। तो 5 वर्ष बाद विनायक कितने का हो जाएगा सर, 20 का हो जाएगा। 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, पिता 40 का हो जाएगा। तो बताओ ये तो दुगना हिस्सा हुआ, ये तो केवल विनायक का दुगना हिस्सा हो रहा है, लेकिन यहां पर प्रश्न में क्या कहा है सर, 5वां हिस्सा होना चाहिए। तो मतलब क्या है, विकल्प नंबर जो हमारा 15 वर्ष दे रखा है, ये क्या है, गलत है। तो विकल्प नंबर 1 गलत है। अब विनायक को मैं 5 वर्ष का रखता हूं, अब विनायक को मैं 5 वर्ष का रखूंगा तो आगे कहा है दोस्तों पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 45, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है, 50 है। अब देखो यहां पर फिर से समझो, 5 वर्ष बाद विनायक कितने का होगा, 10 का, पिता कितने का होगा, 50 का। तो ये कितने गुना हो गया, तो आप कहेंगे 5 गुना है। ये 5 गुना है तो वही तो कहा है 5वां हिस्सा होगा। तो देखो ये 5 वर्ष का आ जाएगा वर्तमान में विनायक कितने का आ जाएगा सर, 5 वर्ष का आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। लेटर सीरीज दे रखी है, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले संबंध से। मतलब माफी चाहेंगे, यहां पर आपका सादृश्यता का क्वेश्चन है, अक्षर के रूप में दिया गया है, अक्षर सादृश्यता यानी कि लेटर एनालॉजी। ठीक है, तो यहां पर समझो ए ई, क्या सॉरी माफी चाहेंगे, ए ओ ई,
AOE लिखा है, ये वो फिल्म वाला AOE नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो जो A होता है वो 1 पर होता है, O होता है सर 15 पर होता है, और E होता है जो हमारा E होता है वो सर कितने पर होता है, आप कहेंगे सर 5 पर होता है। इसी प्रकार देख लेते हैं, इसी प्रकार F कितने पर होता है सर 6 पर होता है, U कितने पर होता है 21 पर होता है, J कितने पर होता है, तो आप कहेंगे सर J हमारा 10 पर होता है। तो देखो इसका लॉजिक, इसका अंतर, इसका गैप जल्दी से चेक करो, कितना जुड़ा है सर 5 जुड़ा है। आगे देखेंगे तो कितना जुड़ा है सर 6 जुड़ा है, फिर देखेंगे कितना जुड़ा है 5 जुड़ा है, मतलब 5 6 का गैप चल रहा है। तो R 18 पर अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं तो कितना 23, मतलब कितना W आना चाहिए, W आना चाहिए, W वाले ऑप्शन सही होंगे, तो ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। इसके बाद क्या करेंगे, K कितने पर है सर, K हमारा 11 पर है, तो दूसरी बार में देखो 6 जुड़ा था, तो 6 11 में भी जुड़ जाएगा तो 17 होगा। 17 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, Q की होती है, तो W के बाद Q आना चाहिए। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है, याद रखेंगे। और T में 5 जोड़ देंगे T20, और 5 जोड़ने के बाद 25 पर Y होता है, तो WQY इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16वें नंबर का प्रश्न। 16वें नंबर के प्रश्न में कहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जल्दी से बताओ ऐसा कौन सा विकल्प हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो ट्रीजर का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, ट्रीजरर लिखा है, ट्रीजरर का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। तो देखो अगर हम श्योर को देखेंगे, श्योर को देखेंगे, विकल्प नंबर 1 को देखेंगे, तो देखो टीजर में ये ऐसा एज इट इज लिखा गया है श्योर, तो मतलब क्या है, विकल्प नंबर जो 1 है ये बनाया जा सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे ट्रीट, TREAT, तो देखो TREA, लेकिन दोस्तों यहां पर दोबारा से टी नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, जो विकल्प नंबर 2 है ये नहीं बनाया जा सकता है। जो प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 2 है ये नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें 2 बार टी आया है, जबकि ट्रीजरर में कितनी बार, 1 बार आया है। तो विकल्प नंबर 2 ही तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। विकल्प नंबर 2 प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करें, दिए गए विकल्प का चयन करें जो इसको सही व्यवस्थित करता है। तो देखो सबसे पहले लिखा है हवेली, क्या लिखा है, हवेली, हवेली के बाद कुटीर, कुटीर के बाद महल, महल के बाद कक्ष, कक्ष के बाद ग्राम। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझेंगे, इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे, कौन सबसे पहले आएगा। सबसे पहले अगर इनमें सभी में देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे छोटा का अगर अनुसार देखें, सबसे छोटे के अनुसार देखें तो क्या आता है, आप कहेंगे सर कक्ष आता है, यानी कि एक हमारा रूम। तो सबसे पहले पर दोस्तों कक्ष आएगा, यानी कि विकल्प नंबर 4 से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। देखो एकमात्र विकल्प है जो 4 नंबर से शुरुआत कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं होता है आगे चेक करने का। विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटा कक्ष है तो कक्ष से शुरू होगा। कक्ष के बाद क्या होता है, कुटीर, कुटीर मतलब कुटिया, तो कक्ष के बाद क्या हो जाएगा, 2 नंबर पर कुटीर हो जाएगा। ठीक है, कुटीर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो 5वां नंबर ग्राम, ग्राम ग्रह का मतलब होता है पहले दोस्तों विला, ग्राम ग्रह का मतलब क्या होता है, विला होता है। तो 5वां आ जाएगा यहाँ पर क्या, आपका विला। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, विला आ जाएगा। और आगे क्या आएगा, 1 नंबर मतलब हवेली, हवेली से बड़ा होता है महल। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका सदस्यता से संबंधित है। कह रहे 21 39 32 46 42 62, तो उत्तर इसका क्या बनेगा, इसका उत्तर क्या बनेगा ये बताओ। तो प्यारे दोस्तों अगर इसको हम देखेंगे, जब भी ऐसे बड़े नंबर आ जाएं आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। एक कार्य कर लेना है, सारे के सारे नंबरों को ऐड करो जल्दी से, बिना किसी रुके टुके इसको जल्दी से ऐड करो। 2 1 3 3 6 और 9 15, तो कितना यहाँ पर ऐड आया टोटल, जब हमने नंबर जोड़े 2 1 3 और 9 तो कितना आया, 15 ऐड आया। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पर देखो, 3 2 5 4 9 6 15, तो यहाँ पर कितना आया, आप कहेंगे सर 15 ऐड आया। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखो, आगे इसमें इनको जोड़ो, आप कहेंगे 4 4 8 6 14, यहाँ पर देखो 4 2 6 2 8 6 14। ठीक है, 4 4 8 6 2 सॉरी 8 6 14। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, आप कहेंगे सर 14 आएगा। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसका योग 14 होता है, देखो 6 1 7 4 11 1 12, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 2 6 1 7 7 14, ये हो सकता है। यहाँ पर हमारा 24 और 71 हो सकता है उत्तर। आगे चेक करते हैं, 3 2 5 7 5 12 1 13, ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, 4 2 6 8 6 14 3 17, तो ये भी नहीं होगा। देखो कौन सा विकल्प ना, आप कहेंगे सर आसान क्वेश्चन था, आसानी से आ गया। विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। 24 71 सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे कहा है, अगले प्रश्न में कहा है सहरसा अपने घर से निकलकर उत्तर की दिशा में दौड़ने लगी। तो सहरसा नाम की लड़की थी, उसे पता नहीं क्या हुआ, वो घर से निकली और उत्तर की ओर दौड़ने लगी, तो उत्तर की ओर दौड़ने लगी। आगे कह रहा है 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ी, तो यहाँ पर जो चली थी वो 40 चली थी
और बाएं मुड़ेगी उत्तर में मुख होने के कारण दोस्तों कहाँ पर जाएगी, पश्चिम में जाएगी। और कह रहा है 75 मीटर दौड़ती है, तो यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 75 मीटर हो जाएगी। आगे दोस्तों का फिर दाएं मुड़ती है। अब देखो प्यारे दोस्तों, इसका मुख कहाँ पर है, पश्चिम दिशा में है, इसका मुख पश्चिम दिशा में, और उसे दाएं मतलब सीधे हाथ की ओर जाना है। आप अपना मुख पश्चिम दिशा में करो, और अगर आपको पता है आपका दायां हाथ कहाँ पर होगा, तो आप कहेंगे सर उत्तर की ओर होगा। जल्दी से करके देख लो, ना मानो तो। और दूरी इसने 30 मीटर की तय की है। देखो पहले 40, फिर 75, फिर अगली बार में 30 मीटर। आगे कह रहा है और फिर दाईं ओर मुड़कर 75 मीटर गई। अभी भी नहीं रुकी है प्यारे दोस्तों, यहां से वो दाईं ओर मुड़ गई है, और उत्तर में मुख होने के कारण वो दाईं मुड़ेगी तो इस दिशा में जाएगी। कौन सी दिशा में, इस दिशा में जाएगी। और इस दिशा में जाएगी तो सेम दूरी तय की है जितनी पहले उसने नीचे तय की थी, तो ये ऐसी हो जाएगी। कह रहा है अंत में वह किस दिशा में दौड़ रही है। यार ये आरेख बनाने का कोई फायदा ही नहीं था, ठीक है। दिशा हमसे पूछी थी तो डायरेक्ट बता सकते थे, डायरेक्ट बता सकते थे इसकी दिशा, ठीक है। तो दिशा कौन सी हो जाएगी, आप कहेंगे ये वाली दिशा कौन सी है, इस तरफ जा रही है, ठीक है। कहां पर जा रही है, पूर्व की ओर जा रही है। तो पूर्व हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4 पूर्व सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कथन निष्कर्ष से संबंधित है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है सभी मानव माता पिता हैं, जितने भी प्यारे दोस्तों मानव हैं, एक बात याद रखनी है, जितने भी मानव हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, जितने भी मानव हैं वो सारे के सारे क्या हैं। आप कहेंगे सर सारे के सारे, क्वेश्चन में बताया कि जितने भी मानव हैं वो सारे के सारे माता पिता हैं, तो मैं यहां पर रख दूंगा माता पिता को। किसको, माता और पिता को। आगे हमसे कहा है सभी माता पिता शिक्षक हैं। क्या कहा है, जितने भी माता पिता हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सर शिक्षक हैं। तो ऐसा हमारा कुछ आरेख दिखेगा। दोनों जब हमने निष्कर्ष कथन पढ़े तो हमारा आरेख कुछ इस तरह का बनेगा। अब कह रहा है दोस्तों कुछ शिक्षक माता पिता हैं। बताओ क्या कुछ शिक्षक माता पिता हैं, मतलब बाहर से अंदर की ओर ले जा रहा है और पूछ रहा है कि कुछ शिक्षक माता पिता हैं, मतलब शिक्षक का इतने बड़े भाग में क्या है, इतना छोटा सा भाग पूछ रहा है, ये वाला क्या माता पिता हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, कुछ के बारे में पूछा है। आगे कह रहा है कुछ शिक्षक मानव है। देखो कुछ शिक्षक पहले माता पिता थे और ये कुछ माता पिता मानव है, मतलब क्या हो जाएगा, कुछ शिक्षक भी मानव हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों सही हैं। क्या है, दोनों के दोनों सही हैं, तो बोथ आर राइट, बोथ आर राइट, यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है उस समुच्चय का चयन करें। देखो ये रिपीट हो गया, शायद ये क्वेश्चन शायद यार रिपीट हो गया। 25 49 को जोड़ा था तो 74 हुआ था, और 74 में हमने 2 से डिवाइड किया था तो 37 आया था, ठीक है, 37 आया था। और उसी प्रकार देखो 6 4 10 ये रिपीट हो गया यार, ठीक है, ये रिपीट हो गया। इसको हम कल एक्स्ट्रा करवा देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे कहा है यदि n बराबर 28 और बराबर 76 है तो आप पेल यानी ये पेल का कोड किस रूप में कोडबद्ध करेंगे, बताओ। देखो n का जो प्लेस वैल्यू होता है वो प्यारे दोस्तों 14 होता है, लेकिन यहाँ पर 14 को 14 नहीं बल्कि 28 लिखा गया है, मतलब अपने साइड से 2 का गुणा हुआ है, तो आप कहेंगे सर 28 लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर ओ दोस्तों कितने पर, 15 पर होता है। आर कितने पर, 18 पर होता है। ई कितने पर होता है सर, 5 पर होता है। सभी को जोड़ दो, 15 5 20 18 38, और 38 में अगर अपने मन से 2 का गुणा कर देंगे तो सर 76 हो जाएगा। देखो वही 76 लिखा गया है। अब इसी क्रम का प्रयोग करते हुए जल्दी से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। पी होता है 16 पर, ए होता है 1 पर, एल होता है 12 पर, ई होता है 5 पर। तो 12 5 17 1 18, 18 से 24 10 34, कितना 34। 34 में अपने मन से 2 का गुणा करो, अपने मन से 2 का गुणा करो तो 68 सही उत्तर हो जाएगा। 68 सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। देखो जैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ऐड मल्टीप्लाई सब एक जैसा जल्दी से जल्दी होने लगेगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस, क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास ही मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाती है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। 68 इसका सही उत्तर है। आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है दी गई सीट में जब एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाएगा तो कौन सा अक्षर एन वाले फलक के विपरीत आएगा। तो एन का विपरीत पूछा है पहले दोस्तों, एन का विपरीत पूछा है। एक बात याद रखना है, मैंने आपको बताया था जो प्रत्येक तीसरा पद होता है, कौन, जो आपका प्रत्येक तीसरा पद होता है, यहाँ पर लिख लो आप लोग, चाहो तो आप लिख लो ओपन डाइस, यहाँ पर एक हेडिंग डालो ओपन डाइस, ठीक है। ओपन डाइस डालो और ओपन डाइस में लिखो प्रत्येक तीसरा पद विपरीत होता है। प्रत्येक तीसरा पद क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। प्रत्येक तीसरा पद क्या होता है प्यारे दोस्तों, विपरीत होता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब देखो प्रत्येक तीसरा पद कैसे हमें पता चलेगा, पहला यहाँ पर, दूसरा छोड़ देंगे, तीसरा यहाँ पर, मतलब क्या होगा, जेड के अपोजिट कौन बन जाएगा, आप कहेंगे डब्लू, तो हम जल्दी से लिख लेंगे जेड बटे डब्लू, ये अपोजिट है। उस प्रकार आगे बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर समझो पहला बी और दूसरा छोड़ देंगे तो तीसरा कौन, एच हो जाएगा। तीसरा कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे एच हो जाएगा, तो यानी कि बी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब बच कौन रहा है, आप कहेंगे सर एक एन बच रहा है, एक ई बच रहा है,
तो एन के अपोजिट में ई हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, एन के अपोजिट में ई हो जाएगा। यदि आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता तो एक जिगजैग लाइन बनाओ, एक जिगजैग, जहां पर आपका एक परफेक्ट जेड बने, यहां से लेकर के यहां तक। देखो ये एक जेड बन रहा है, ये एक आपका परफेक्ट जेड बन रहा है, तो जिगजैग लाइन से भी हमें पता चल जाएगा जो ई होगा उसका अपोजिट एन होगा। तो एन का ही तो पूछा था, एन का अपोजिट क्या बनेगा, पहले दोस्तों ई बनेगा। ई देखो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 एक बार फिर से सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे। इसके लिए हमने एक आपको ट्रिक बताई थी, एक ट्रिक बताई थी प्यारे दोस्तों। जब भी आपके सामने ऐसी त्रिभुज दिखाई दे, ऐसी त्रिभुज, तो आप क्या करेंगे, उसमें नंबर देंगे, उसमें नंबर देंगे। ये ट्रिक याद रखनी है, इसमें नंबर देंगे और दोनों नंबरों को जोड़ देंगे तो 3 त्रिभुज पता चलेंगे। कितने पता चलेंगे सर, 3 पता चलेंगे। अब देखो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पुराने हैं उन्हें तो पता है। क्या करना है आपको, 3 कैसे आए थे, एक देखो यहां पर आया था, दूसरा मेरा इस तरफ आया था, और दूसरा यहां पर जो तीसरा आया था वो दोनों को जोड़कर आया था। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो जब भी एक त्रिभुज में, याद रखेंगे, जब भी एक त्रिभुज में कट लगे हों, जब भी एक त्रिभुज में कट लगे हों, यानी कि एक कट लगा है तो एक नंबर दे दो। अगर एक त्रिभुज में जितने भी कट लगे हो, चाहे जितने कट लगा दो आप, आपकी मर्जी। सर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, यहाँ पर 3 कट लगा देता हूं, 1 कट, 2 कट और 3 कट। ठीक है, नंबर दे दो, 1 2 3 और 4, सभी को जोड़ दो, 6 4 10, कितना हो जाएगा, 3 3 4 3 7 7 2 9 9 1 10, 10 ही होगा। ठीक है, 10 हो जाएगा, तो 10 रुपये पता चल जाएंगे। तो वही प्रकार याद रखनी है, यही ट्रिक को याद रखना है आपको। एक आधार याद रखना है, क्या याद रखना है, एक आधार। तो मैं सबसे पहले अगर इसको आधार मानता हूं, सबसे पहले इसको आधार मानता हूं और इस बिंदु पर टच करता हूं। इस बिंदु पर टच करने के बाद हमें कुछ यहां पर इस तरह की आकृति दिखाई दे रही है, जैसे हमने आपको ट्रिक बताई है, जैसी ट्रिक बताई है वैसी ही आकृति तो दिखाई दे रही है। जल्दी से नंबर दे दो, 1 2 3 और 4, कितने पड़ेंगे, आप कहेंगे अभी देखा था 6 4 कितना होता है सर, पहली बार में हमें यहाँ पर कितने मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार आगे एक बात याद रखना है। ठीक है, आगे भी एक बात याद रखनी है। अब मैं इसी बिंदु पर लूंगा, इसी बिंदु पर लूंगा, लेकिन नीचे वाला आधार रहेगा प्यारे दोस्तों। कौन सा आधार, नीचे वाला आधार रहेगा। तो देखो नीचे तक अब की बार आएंगे, अब की बार ये नंबर लाइनें कहाँ तक आएंगी, नीचे तक सारी की सारी लाइनें आ जाएंगी। तो इनमें भी नंबर दे देंगे, जल्दी से इनमें भी तो नंबर दे देंगे। जब हमें सॉल्व भी करना है तो नंबर देंगे, 1 2 3 और 4, सभी को जोड़ो, अभी जोड़ा था 6 4 10। ठीक है, तो कितने हो गए, आप कहेंगे सर 10 और 10 20 हो गए, 10 और 10 20 हो गए। देखो विकल्प नंबर 2 में दे रखे हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देता है, ओवर एक्साइटिंग के चलते वो क्या कर देता है, गलती, और 20 लगा के आगे बढ़ जाता है। अभी हमने देखा, देखो यहाँ पर एक ये त्रिभुज भी तो बाकी है इस कॉर्नर से, यहाँ पर अगर देखेंगे आप इस कॉर्नर पर, ठीक है, इस कॉर्नर से एक त्रिभुज ये वाला बाकी है। उसी जस्ट प्रकार इस कॉर्नर से यहाँ पर जहां हमने 20 लिखा है उसके इस तरफ भी तो एक ये त्रिभुज बाकी है। तो 20 में 2 और जोड़ दो मित्रों, 2 और जोड़ दो तो आप कहेंगे 22, हाईएस्ट नंबर 22 भी दे रखा है, तो इसका सही उत्तर 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर का चयन करें। यानी कि आपको एक लेटर सीरीज दे रखी है दोस्तों, लेटर सीरीज में बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो एक बात याद रखो, देखो यहाँ पर क्या है, ए है, फिर जे है, फिर ई है, फिर एल है, फिर आई है, फिर एन है, फिर ओ है, फिर पी है, फिर यू है। यानी कि नंबर बढ़ा फिर घटा। देखो ए, फिर के बाद जेड आ गया 10, फिर 5 आया, फिर 12 आया, फिर 9 आया, मतलब नंबर घट रहा है बढ़ रहा है। तो हमने बताया जब भी प्यारे दोस्तों नंबर घटे बढ़े या समान रूप से दिखाई दें तो आपको अल्टरनेट चूज करना है, हमेशा अल्टरनेट, हमेशा प्यारे दोस्तों अल्टरनेट चूज करना है, और अल्टरनेट के अनुसार आपका क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा। तो यहां पर समझो, यहां पर अल्टरनेट ए 1 पर होता है और ई 5 पर, तो मतलब क्या हुआ है, +4 हुआ है। और यहां पर 5 4 9, यानी 9 पर आई होता है तो 5 4 9, यानी कि यहां पर भी +4 हुआ है। आगे फिर से देखेंगे तो ओ कितने पर होता है, ओ होता है आपका प्यारे दोस्तों कितने पर, आप कहेंगे आई के बाद ओ, 9 के बाद 6, तो यहां पर सर +6 हुआ है। आगे ओ से यू पर जाएंगे तो फिर सर फिर से +6 करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब इसी प्रकार यहां पर अल्टरनेट देख लेते हैं, यहां पर अल्टरनेट देखेंगे तो प्लस में 2 हुआ है, कितना, 10 2 12 होता है, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है सर, 12 में 2 जोड़ेंगे तो सर हमारा 14 हो जाता है, कितना, 1 मिनट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 14 हो जाएगा, तो +2 यहाँ पर भी होगा। ठीक है, और 14 पर एन आता है तो आगे 2 जोड़ेंगे तो 16 पर पी आ जाता है, तो फिर से 2 हो जाएगा। आगे फिर 2 जुड़ जाएगा क्योंकि ऊपर की सीरीज तो हमेशा 2 की चल रही है, तो 16 में 2 जुड़ेगा 18 आएगा। और सर 18 पर जो लेटर आता है वो आपका आर आता है। कौन आता है, आर आता है, इस बात को याद रखेंगे। देखो आर विकल्प नंबर 2 में दिया है, क्वेश्चन मार्क का स्थान आपका आर ले लेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है दिए गए आरेख में कितने भूरे क्या है, गुलाबी है। तो भूरा भी होना चाहिए, गौर से समझो, अगर दिखाई नहीं दे रहा है, एक तरफ भूरा है
एक तरफ गुलाबी, ये दोनों बताना है। क्या बताना है? कितने ऐसे भूरे हैं जो गुलाबी हैं, जल्दी से बताओ कितने ऐसे भूरे हैं जो गुलाबी हैं, यहाँ पर आरेख में पूछा है। तो गुलाबी में भी आने चाहिए, भूरे में भी आने चाहिए, दोनों में आने चाहिए। और ऐसा हमसे कहीं तो रोका नहीं कि नीला ना हो, ऐसा कहीं क्वेश्चन में कहा है? आप कहेंगे नहीं कहा है, सीधा कहा है दिए गए आरेख में कितने भूरे गुलाबी हैं। तो भूरे में भी और गुलाबी में, भूरे के लिए आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, गौर से समझो। भूरे के लिए प्यारे दोस्तों एक स्क्वायर दे रखा है, ये गौर से समझो, ये दे रखा है वर्ग। उसी प्रकार यहाँ पर गुलाबी के लिए एक त्रिभुज दे रखा है। तो वर्ग और त्रिभुज दोनों में आने चाहिए, वर्ग और त्रिभुज दोनों में देखेंगे तो प्यारे दोस्तों 7 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं रोका कि नीला ना हो। तो हम क्या कर देंगे? 7 और 2 दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 7 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो सर 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देखो विकल्प नंबर 3 में दिया है, विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रश्न है। कह रहा है ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ क्रॉस यानी कि गुणा है, सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ डिवाइड है, तो निम्नलिखित व्यंजक का सही मान क्या होगा? तो क्यों ना सबसे पहले हम यहाँ पर व्यंजक रख लें, सबसे पहले इस व्यंजक को रख लें बिना प्रतीकों के। तो देखो सबसे पहले हम 25 लिखेंगे, 1 मिनट, सबसे पहले हम 25 लिखेंगे, 25 के बाद लिखेंगे 21, 21 के बाद 7 लिखेंगे, 7 के बाद 3 लिखेंगे, 3 के बाद 4 लिखेंगे, और जो हमसे क्वेश्चन में प्रतीक बदलने को कहा वही प्रतीक बदल देंगे। सी का अर्थ क्या है? माइनस है, तो सी का अर्थ माइनस है। आगे देखो जो डी है उसका अर्थ क्या है? डिवाइड है, तो इसका अर्थ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बी क्या है? बी का अर्थ गुणा है, तो बी का अर्थ गुणा हो जाएगा। आगे देखो जो ए है, ए का अर्थ क्या है? प्लस है। तो अब बताओ बोर्ड मास का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, देखो डिवाइड दे रखा है 7 या 21, तो यहाँ पर 25 माइनस 3 गुणा में 3 प्लस में 4, ठीक है, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर 25 और 4 पहले जोड़ लेते हैं, चाहो तो आप पहले गुणा कर लो, ठीक है। 25 के बाद माइनस 3 तरका 9 और प्लस में 4, तो प्लस प्लस के पहले जोड़ लेते हैं। 25 4 29, 29 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 20 बचेगा। देखो विकल्प नंबर 1 में उत्तर आ रहा है 20, तो 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे 20 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है निम्नलिखित प्रश्नों में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। यहाँ पर कुछ आपके लेटर दे रखे हैं, और लेटर में एक बात याद रखनी है, जब भी दर्पण प्रतिबिंब आए, क्या है? जब भी दर्पण प्रतिबिंब आए तो एक बात याद रखनी है प्यारे दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? जो आपका लेफ्ट होता है वो आपका राइट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो दर्पण के नजदीक होता है, मैं यहाँ पर एक दर्पण रखता हूँ उतनी ही नजदीक यहाँ पर हो जाएगा। जैसे मैं कल का उदाहरण बताता हूँ, जैसे आप किसी नाई के पास जाएंगे, तो नाई के पास जब दर्पण में जाते हैं तो जितने आप नजदीक चले जाएंगे उसके, उतने ही आप अच्छे दिखाई देंगे, सुंदर दिखाई देंगे, और जितने उससे दूर जाएंगे तो उतने ही भद्दे, उतने ही बुरे दिखाई देंगे, उतने ही साफ दिखाई नहीं देंगे। यानी कि दर्पण के नजदीक जो वस्तु है वो दर्पण के नजदीक ही होनी चाहिए। कहने का मतलब देखो ये एल दर्पण के नजदीक है, तो मैं एल को क्या करूंगा? इस एल को दर्पण के नजदीक बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? इस एल को दर्पण के नजदीक बनाऊंगा, तो इस तरह का हमारा एल बन जाएगा। 5 उल्टा, देखो 5 सीधा दे रखा है, 5 को उल्टा बना देंगे। सबसे पहले एल से चेक करो, एल से चेक करो तो देखो यहाँ पर एल नहीं है, यहाँ पर भी एल नहीं है, यहाँ पर उल्टा एल है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, विकल्प नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 एक सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप बना सकते हो, 5 को ऐसा बना लो, एन को आपका एन सीधा बना है तो एन को उल्टा बना लो, ठीक है। उसके बाद 7 सीधा बना है, 7 को उल्टा बना लो। उसके बाद 5 फिर से आया है तो 5 को फिर से ऐसा बना लो। आगे एल आया है तो फिर सॉरी ए आया है, ए नहीं 9 आया है यार, क्या है 9, तो 9 हमारा सीधा बनता है, तो इस बार में हमारा उल्टा बन जाएगा, ठीक है। कैसा? ऐसा बन जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे, विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में दोस्तों हमसे कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर भी एक ओपन डाइस है, अभी हमने पीछे ओपन डाइस देखा था, तो मैंने क्या बताया था? ओपन डाइस में क्या होता है? प्रत्येक तीसरी सतह क्या होती है? अपोजिट होती है। तो देखो यहाँ पर ये नंबर दे रखा है, ये वाला, इसको गौर से समझो, इसको गौर से समझो। सबसे पहले एक स्क्वायर में 2 कट लगे हैं, स्क्वायर में अंदर 2 कट लगे हैं, इसको समझो। इसका जो अपोजिट बनेगा, उसको समझो। इसका अपोजिट कौन है? तीसरा नंबर। इसका तीसरा कौन बनेगा? पहला छोड़ दो, दूसरा, तीसरा आएगा स्टार। क्या आएगा? स्टार आएगा, तो इसका अपोजिट स्टार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस, ये प्लस दे रखा है तो प्लस को गौर से समझो। प्लस को समझेंगे तो प्लस को रखेंगे, और इसका अपोजिट क्या बनेगा? एक सर्कल आएगा, सर्कल के अंदर स्क्वायर आएगा, एक सर्कल आएगा और सर्कल के अंदर स्क्वायर आएगा, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। आगे देखो डॉट बचा है, डॉट के अपोजिट क्या बचेगा? डॉट के अपोजिट प्यारे दोस्तों एक खाली सर्कल बचेगा, ठीक है, इस तरह से। तो देखो कौन सा ऐसा विकल्प है जो नहीं बनाया जा सकता है।
तो ऐसे कौन से लेटर दे रखे जो एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि ओपन डाइस में क्या होता है, ना तो डाइस में कभी एक साथ दो पासे की जो फलकें होती है वो ना तो छिप सकती हैं और ना ही विपरीत एक साथ दिख सकती हैं। विपरीत यदि एक साथ छिप गई तो गलत है, विपरीत एक साथ दिख गई तो गलत है। लेकिन जब विकल्प नंबर 1 को देखते हैं तो देखो यहाँ पर स्टार और यहाँ पर ये आपका प्लस, यहाँ पर स्टार यहाँ पर प्लस, क्या ये अपोजिट है? आप कहेंगे सर अपोजिट नहीं है, स्टार और प्लस अपोजिट नहीं है, गौर से समझो। यहाँ पर स्टार और प्लस ये अलग नहीं है, तो ये वाला क्या हो सकता है, बनाया जा सकता है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो ये देखो, ये वाले अपोजिट साथ एक साथ दिख गए, ये वाले एक साथ अपोजिट दिख गए, तो मतलब क्या है, ये अपोजिट साथ दिखे हैं, इसका मतलब विकल्प नंबर 2 गलत है। क्या है, विकल्प नंबर 2 प्यारे दोस्तों क्या है, गलत है। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखो, कोई और अपोजिट दिख रहा है, कोई और अपोजिट दिख रहा है, देखो डॉट आया है यहाँ से आ गया, प्लस आया है यहाँ से आ गया, और ये स्क्वायर के अंदर कट ये यहाँ से आ गया, मतलब ये वाला तीसरा नंबर विकल्प है, क्या है, बनाया जा सकता है। चौथे वाले को देखो, अब चौथे वाले में एक स्टार आया है, वो ये आया है, उसके बाद एक सर्कल के अंदर का आपका वर्ग आया है, ये आया है, एक खाली सर्कल ये आया है, मतलब ये भी बनाया जा सकता है। ऐसा कौन सा विकल्प था जो नहीं बनाया जा सकता था? विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्शन और डिस्टेंस का। कह रहा है दोस्तों, सूर्योदय के समय विनीता और सुनीता पार्क में एक दूसरे की ओर अभिमुख होकर खड़ी थी। सूर्योदय का समय था, तो सूर्योदय कब होता है सर? सूर्योदय सुबह होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। और सन कौन सी दिशा में होगा सर? जो हमारा सन होगा वो हमारी पूर्व दिशा में होगा। कौन सी दिशा में? जो सन होता है वो पूर्व दिशा में होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। सन कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। तो विनीता और सुनीता एक दूसरे की ओर अभिमुख होकर के क्या कर रही हैं, बातें कर रही हैं। कह रहा है दोस्तों, परछाई कहाँ पर बनेगी? सूर्य अगर पूर्व में है तो परछाई कहाँ पर? पश्चिम में। सूर्य अगर पूर्व में है, परछाई कहाँ पर बनेगी? पश्चिम में। ये हमने कई बार आपको बताया है। तो अब देखो, विनीता की छाया सुनीता के बाईं ओर पड़ रही है, तो दो लड़कियां हैं, एक यहाँ पर खड़ी है, एक यहाँ पर खड़ी है। कह रहा है जो विनीता की जो छाया है, विनीता की जो छाया है कहाँ पर बनेगी? यहाँ पर बनेगी। विनीता की जो छाया है सुनीता के बाईं ओर पड़ रही है, तो सुनीता कहाँ पर बनेगी? देखो, सुनीता का बायां ये बनेगा। अगर मैं सुनीता को नीचे रख देता हूँ, अगर मैं दोस्तों सुनीता को नीचे रख देता हूँ यहाँ पर S4 सुनीता को, तो इसकी बाएं यही दिशा बनेगी और छाया भी यही बनेगी, तो विनीता ऊपर हो जाएंगी, सुनीता यहाँ पर नीचे, विनीता ऊपर हो जाएंगी। कह रहा विनीता किस दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी हैं? विनीता का मुख कौन सी दिशा में है? आप कहेंगे सर ये जो विनीता जी हैं ये नीचे की ओर देख रही हैं, कहने का मतलब दक्षिण की ओर देख रही हैं, और दक्षिण की ओर देखेंगी तो विकल्प नंबर जो 3 दे रखा है ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। आज के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास साथियों पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दो, सेशन को दोस्तों में शेयर कर दो, और यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएसआर, और अपना परिवार 5000 सब्सक्राइबर का हो चुका है। थैंक यू आप सभी का, ठीक है। मिलते हैं एक नए क्लास में नए एफर्ट्स के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।